कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी। फूंक देगी ना उम्मीदियां तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के टूटी शमशीरों से ही हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टाइम सेवर एसएससी। सो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के जीएस के 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस। जब भी आप वर्ड सुनते हो एनालिसिस तो आपके माइंड में दो चीज़ें आती हैं, या तो कोई क्वेश्चंस के आंसर्स बताएगा या उन आंसर्स के पीछे का कंसेप्ट बताएगा। लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपने कभी पढ़ा ही नहीं तो, वो टॉपिक आपने कभी सुना ही नहीं तो तब आप एग्जाम में क्या करेंगे। एग्जाम में कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनके टॉपिक्स हमने नहीं पढ़े होते, जिनकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हमें नहीं होती, तब आप क्या करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको यही पता चलेगा कि जीएस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, जीएस के क्वेश्चन करते हुए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जीएस के क्वेश्चंस की लैंग्वेज को कैसे समझा जाता है, एग्जामिनर के द्वारा दिए गए आंसर्स को कैसे ढूंढा जाता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन को कैसे देखते हैं वो बताऊंगी, उसका आंसर सही बताएंगे, फिर हम आपको उसके पीछे का कंसेप्ट भी बताएंगे। ठीक है, ये सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विशेस द एलिफेंटा केव्स फ्रॉम अदर रॉक कट साइट्स ऑफ अर्ली इंडिया। अब ये सवाल बोल रहा है एलिफेंटा केव्स के बारे में। जब भी आप कोई भी जीएस का क्वेश्चन देखेंगे तो आपका पहला काम होना चाहिए, अगर उसमें कोई ऐसा कीवर्ड है जिसका मतलब आपको नहीं पता तो उसको हिंदी में ज़रूर पढ़ेंगे। दूसरी बात, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में से उसके कीवर्ड्स उठाने हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं, एलिफेंटा केव्स। अब जब आप एलिफेंटा केव की बात करेंगे तो अब इसके ऑप्शंस देखिए, इसमें दे रखा है बुद्धिस्ट केव, जैन टेम्पल, फिर शाइवाइट थीम्स और फिर मॉडर्न पीरियड। ठीक, आप एक बात बताइए, एलिफेंटा केव से कौन से भगवान जुड़े हुए हैं। एलिफेंटा केव्स के बारे में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, उसमें एक शिव जी की मूर्ति है बहुत बड़ी। ठीक है, अगर आपने ये भी नहीं पता आपको तो आप एक बात समझिए, थोड़ा सा सेंस लगाइए कि एलिफेंटा की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में किन भगवान की तस्वीर आती है, गणेश जी की। और गणेश जी किससे संबंधित हैं, शिव जी से। हो गया ना रिलेशन। उसी तरीके से शाइवाइट थीम का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे आगे से, शिवा। शिव जी की जब भी आप बात करेंगे तो आपको मिलेगा शाइवाइट थीम। ठीक है, क्या मिलेगा, शाइवाइट थीम लिखा हुआ, SHAIVITE, शाइवाइट थीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द केव्स फोकस ऑन शाइवाइट थीम्स एंड फीचर स्कल्पचर्स डेप्थ थ्रू लाइट एंड शेडो। अब इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर मैं आपको एलिफेंटा केव्स के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो एलिफेंटा केव है एलिफेंटा आइलैंड पर, जो कि अरेबियन सी में है। ये है कहाँ पर, मुंबई के पास। ठीक है, इससे जुड़ी हुई अगर डायनेस्टी की बात करेंगे तो इससे जुड़ी हुई डायनेस्टी का नाम है कालाचूरी डायनेस्टी। ठीक, और कई बार ये लिंक दिखाता है हमें चालुक्य डायनेस्टी का भी। किस भगवान से रिलेटेड है, ये शिव जी के से संबंधित है। इसको यूनेस्को स्टेटस भी मिला हुआ है 1987 में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया इसे 1987 में। हम इसे ध्यान रख सकते हैं ऐसे कि मुझे सताओ मत, मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, मुझे सताओ मत, मैं शिव जी का भक्त हूँ, है ना। शिव जी से शिवा थीम हो जाएगी, सताओ से 87 हो जाएगा, 87। ठीक है, 87 यानी कि 87, सताओ मत। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में जब आप एंटर करेंगे तो सबसे बड़ी आपको एक मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि है 20 फीट की या फिर 6 मीटर की मूर्ति। ठीक है, जिसका नाम है त्रिमूर्ति स्कल्पचर। इसमें आपको 3 फेसेस देखने को मिलते हैं, एक तत्पुरुषा और एक अघोरा और एक वामदेवा। तत्पुरुषा क्रिएटर का फेस है जिसे पीसफुल फेस कहते हैं, अघोरा एक डिस्ट्रॉयर का फेस है जिसे फियर्स फेस कहते हैं, वामदेव एक प्रिजर्वर और फेमिनाइन का फेस है। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के शिव जी के रूप देखने को मिलेंगे, जैसे गंगाधार शिव, अर्धनारीश्वरा, नटराजा, कल्याण सुंदरा और अंधकसूरा वध, है ना, योगी श्रवरा। ये अलग अलग शिव जी के रूप देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे आइलैंड पे 7 गुफाएं हैं, जिसमें से सबसे बड़ी जो गुफा है उसे केव 1 या फिर ग्रेट केव कहा जाता है, जिसमें लार्ज पिलर हॉल्स हैं। ठीक है, वहाँ पे सेंटर में शिवलिंग रखा हुआ है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे हमेशा। आगे के लिए 2-3 केव्स के नाम और बता देती हूँ मैं आपको, ताकि आप ध्यान रख पाओ। एक है अजंता केव्स। कौन सी, अजंता केव्स, AJANTA, अजंता केव्स। अजंता केव्स ये बोल रहा है जनता के बारे में। ठीक है, तो जनता
अजंता केव्स किससे संबंधित है? बुद्धिस्ट टेम्पल से। किससे? बुद्धा की स्टोरीज से, बुद्धा की मोरल पेंटिंग से। तो अजंता केव्स किससे संबंधित है? बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से। एलोरा केव्स की बात करेंगे तो ये मल्टी रिलीजियस आर्किटेक्चर माना जाता है। एलोरा केव्स मल्टी रिलीजियस आर्किटेक्चर माना जाता है। जैसे लोरी जब हम गाते हैं तो हम सब कुछ मिक्स कर देते हैं, है ना, उसी तरीके से यहाँ पे सारे धर्म मिक्स हैं, बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन, तीनों धर्मों का जिक्र मिलता है हमें। फिर एक आपको सुनाई में आएगा उदयगिरी केव्स। उदयगिरी केव्स जो हैं वो अर्ली गुप्ता स्कल्पचर्स की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रीड द स्टेटमेंट्स अबाउट द गोंचा फेस्टिवल ऑफ बस्तर। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने तो बस्तर भी नहीं पता, आपको तो गोंचा फेस्टिवल भी नहीं पता, लेकिन फिर भी एक बार इसके सवाल को ज़रूर पढ़ें। जब भी जीएस का क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन की एक वर्ड देख के ये जज मत करिए कि आपको आता है या नहीं आता। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, अगर उसमें कोई वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे तो आप एक बार हिंदी में करके पढ़ेंगे, उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता एक बार इसके ऑप्शंस भी देखेंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। अब ज़रा हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं सवाल क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 1 कह रही है टुपकी, अ मूव गन मेड ऑफ बैम्बू यूजेस गोंचा फ्रूट एज बुलेट्स। यानी कि टुपकी बांस से बनी एक नकली बंदूक है, ठीक है, जिसमें गोलियों के रूप में गोंचा फल का उपयोग किया जाता है। दूसरी लाइन कह रहा है आपको, द चैरियट प्रोसेशन वॉज स्टार्टेड बाय चालुक्य रूलर्स। रथ यात्रा चालुक्य शासकों के द्वारा शुरू की गई थी। हमें अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया सवाल में। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो बिल्कुल मान के चलिए कि हमें कुछ भी नहीं आता सवाल में। तीसरी लाइन पढ़ते हैं, रथ यात्रा बिगिंस ऑन आषाढ़ शुक्ल दशमी एंड एंड्स ऑन द्वितीय। यानी कि रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल दशमी को शुरू होती है और द्वितीय समाप्त होती है। यहीं पर हम पॉज लेंगे 1 मिनट का। अब आप एक बात समझिए, अगर आपने हिंदू कैलेंडर पढ़ा है, अगर आपको थोड़ी सी हिंदी आती है तो आप समझ पाएंगे कि दशमी का मतलब क्या होता है, 10th डे, और द्वितीय का मतलब क्या होता है, 2nd डे। क्या कोई भी फेस्टिवल 10th डे स्टार्ट होके 2nd डे खत्म हो सकता है? हो गया ना सवाल पजल? यहीं पे आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। अब इसमें से एलिमिनेट करिए। 3 एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन 2 में भी 2 एंड 3 हटा दो, 1 एंड 3 हटा दो, ऑल ऑफ द अबव हटा दो। ऑप्शन क्या बचा? 1 एंड 2, ऑप्शन 1। मिल गया ना आपको आंसर? आपको क्या इसके बारे में, बस्तर के बारे में पता चला? क्या आपको गोंचा के बारे में पता चला? क्या आपको तुर्की के बारे में पता चला? क्या आपको चालुक्य के बारे में पता चला? नहीं ना, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमने कर लिया इसको। यानी कि सवाल में ही आपको जवाब इस तरीके से दिया हुआ होगा, बस आपको ढूंढना पड़ेगा उसको। ठीक है, आपको आपकी सेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसके बारे में भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि है क्या एक्चुअल में। बस्तर छत्तीसगढ़ में एक जगह का नाम है और वहीं पे एक ट्राइबल फेस्टिवल भी है बस्तर नाम का। ये मनाया जाता है आषाढ़ मंथ में। आषाढ़ एक हिंदू कैलेंडर का मंथ है। अगर आपको हिंदू कैलेंडर के मंथ्स नहीं याद हैं, आप भूल जाते हैं, आपको कन्फ्यूज़न होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हिंदू कैलेंडर टाइप करिए, कमेंट कीजिए। हम आपको हिंदू कैलेंडर के ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेगा काफ़ी क्वेश्चंस में। आषाढ़ मंथ जून और जुलाई के मंथ को बोला जाता है। इसमें जगन्नाथ जी की पूजा होती है। रथ यात्रा भी इसी से इंस्पायर होकर उड़ीसा में पुरी में निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो तुपकी रिचुअल है, ये एक रिचुअल है, परंपरा है एक तरीके से। तुपकी एक गन को बोलते हैं जो कि बैम्बू से बनी हुई है। उससे क्या किया जाता है, फायर करके गोंचा फ्रूट को तोड़ा जाता है। ठीक है, गोंचा एक फ्रूट का नाम है। जब उसे तोड़ते हैं तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये किससे जुड़ा हुआ है? चालुक्य डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। और जब आपने बस्तर जगह का नाम देखा, इसमें भी बस्तर आया है, तो आप ध्यान रखेंगे बस्तर दशहरा भी एक फेस्टिवल होता है जो कि लॉन्गेस्ट दशहरा है पूरे वर्ल्ड का। कितने दिन तक चलता है? 75 डेज तक। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कर्नाटिक म्यूजिक अ लघु विद 5 बीट्स इज नॉन एज डैश जाति। यानी कि कर्नाटक संगीत में 5 ताल वाले लघु को डैश जाति के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आप फिर भी कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? तीसरे में आपको 3 वाला साउंड नहीं आ रहा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। चतुश्रा यानी कि 4 वाला 4 बीट्स की बात करता है, ये हटा दो। अब ऑप्शन 2 बचे हैं, 3 एंड 4, खंड और मिश्रा। मिश्रा यानी कि मिक्स है ये, खंड यानी कि 5। ध्यान रखेंगे, 3 बीट्स वाले को तिसरा बोलते हैं, 4 बीट्स वाले को चतुश्रा बोलते हैं, 5 बीट्स वाले को खंड बोलते हैं और 7 बीट्स वाले को मिश्रा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जूडो इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट आपकी, जूडो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1882 बाय जिगोरो कानो इन जापान।
दूसरी स्टेटमेंट है इंडियाज फर्स्ट नेशनल जूडो चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन 1970 एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। थर्ड स्टेटमेंट है कल्पना देवी वॉज गोल्ड एट द 2010 जूडो वर्ल्ड कप। एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेटमेंट है जूडो बिकेम इन ओलंपिक स्पोर्ट इन 1965। आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अगर आपको पता है कि ओलंपिक्स हमेशा लीप ईयर में होते हैं तो आप ऑप्शन 4 को पहले ही एलिमिनेट कर दोगे। लीप ईयर में होते हैं हमेशा ओलंपिक्स, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन में क्या दे रखा है 1965, जो कि एक लीप ईयर नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। आप एक और बात समझिए, ऑप्शन 2 में बोल रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहला इंडिया का नेशनल जूडो चैंपियनशिप हुआ। क्या कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जूडो का चैंपियनशिप पहली बार करवाएगी यूनिवर्सिटी के अंदर? तो ये भी नामुमकिन जैसा सवाल है, ठीक है। और अगर हम बात करें, जब भी आपसे कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछी जाती है तो सवाल में एग्जामिनर ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, आपको घुमाने की कोशिश करता है, किस में, फैक्ट्स वाली चीज़ों में। जैसे कि गोल्ड 2010 जूडो वर्ल्ड कप, कल्पना देवी, नाम दे दिया, मेडल का नाम दे दिया, फिर आपको ईयर दे दिया। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसे लगेगा इनमें से एक चीज़ तो सही हो सकती है, लेकिन ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। क्यों? अब इन तीनों को भी ना देखते अगर आप, तो आपको इतना तो पता होगा जूडो किससे संबंधित है, जापान से संबंधित है। जापान एक ही ऑप्शन में आपका, वो आप लगा सकते थे सही, ठीक है। आगे के लिए ध्यान रखेंगे, 1882 में जिगोरो कानो के द्वारा जापान में शुरू किया गया था जूडो को, ठीक है। जूडो को ओलंपिक स्पोर्ट बनाया गया था 1964 के समर ओलंपिक्स में। जूडो को ओलंपिक स्पोर्ट बनाया गया था 1964 के समर ओलंपिक्स में। विमेंस जूडो को कब ऐड किया गया? 1992 के समर ओलंपिक्स में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। जो जूडो की यूनिफॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? जुडोगी बोलते हैं, ठीक है। अगर इनके बेल्ट के नाम आ जाए आपको ऑर्डर में लगाने के लिए सीक्वेंस में, तो आप ध्यान रखना सबसे पहले लाइट कलर और धीरे धीरे डार्क कलर। वाइट, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। वाइट, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। वाइट, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर एंड व्हेन विल द 59th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 बी हेल्ड? अब यहाँ पे आप फंस जाओगे, आप कहोगे मैम अब बताओ अब क्या करें, यहाँ तो ना स्टेटमेंट है ना कोई क्वेश्चन इतना जिसमें हम कीवर्ड उठा सकें। फिर भी मैं आपको बोलूँगी पेशेंस रखिए और सवाल देखिए ज़रा। सवाल में 3 चीज़ें दे रखी हैं, एक तो डेट दे रखी है, फिर आपको सब लोकेशन दे रखी है, फिर आपको प्रॉपर लोकेशन दे रखी है, ठीक है। अब इनमें हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम डेट देखें तो आपको एक ऑप्शन में है 10 और 12 आपको 2 जगह दे रखा है और 15 एक जगह दे रखा है, तो हाई चांसेस किसके हैं? 12 जनवरी के। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा के लिए, ये फॉलो करनी है स्ट्रेटेजी। अब 12 जनवरी में से एक हो सकता है। अब हम लोकेशन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान। पॉसिबिलिटी किसकी है? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश वाला 12 जनवरी, उत्तर प्रदेश, मेरठ इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ गए? तो हर सवाल में एग्जामिनर ने आपको ऐसी कोई चीज़ दी है जिससे आप अपना आंसर सही कर पाएँ। बस आपको देर है तो किस चीज़ की? उस चीज़ को ढूंढने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कोर स्ट्रक्चरल फोकस ऑफ द 2024 इंडिया यूएई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT विद इन द इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी? ठीक है, सवाल का मतलब है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश रणनीति के अंतर्गत 2024 में भारत यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि BIT का मुख्य संरचनात्मक फोकस क्या है? अगर इसका ऑप्शन आप देखोगे, ऑप्शन 1 प्रोपोजेस जॉइंट सॉवरेन फंड्स एंड लिंक्स INR स्वैप विद UAE बैंक्स। INR स्वैप, करेंसी स्वैप और बैंकिंग डील्स अलग से होते हैं। ये एक BIT का मेन फोकस इतना छोटा बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है? तो ये ऑप्शन आपका थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा आपके क्वेश्चन को। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन 4 एम्स एट GCC वाइड टैक्स रेगुलेशन अंडर इंडिया लेड डिजिटल फ्रेमवर्क। GCC वाइड टैक्स रेगुलेशन, इंडिया और UAE का बायलैटरल एग्रीमेंट पूरे GCC रीजन पर टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता। स्कोप से बाहर वाली बात हो गई है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर आपने क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको एक चीज़ और दिखेगी इसमें, कि अगर आप पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते तो आपको दिखता है कि ऑप्शन 2 बोल रहा है प्री एस्टेब्लिशमेंट राइट्स, ऑप्शन 3 बोल रहा है पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट राइट्स, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, है ना। तो ये यानी कि प्री हो सकता है तो पोस्ट हो सकता है। 2 अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों में से एक आंसर होगा और एक गलत होगी। अब इसमें आप एक बात बताइए, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया कभी भी अपनी सिक्योरिटी से बाहर रह के बात क्यों करेगा? इंडिया क्या करेगा? अपनी सिक्योरिटी की बात करेगा, प्रोटेक्शन की बात करेगा।
पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट प्रोटेक्शन पर फोकस करता है इंडिया। इंडिया किसी भी विदेशी इन्वेस्टर को देश में आने से पहले ब्लाइंड ट्रस्ट या आज़ादी नहीं दे देता, ये बात ध्यान रखिए। प्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं दे सकता वो, प्री एस्टेब्लिशमेंट राइट्स पर फोकस नहीं करता वो। ठीक है, हम किस पे फोकस करते हैं? हम एश्योर करते हैं पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वाया स्टैंडर्ड एंड नेशनल ट्रीटमेंट। इसी के साथ ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द संतोष ट्रॉफी 2022-23 फाइनल वाज यूनिकली हेल्ड इन डैश। संतोष ट्रॉफी 2022-23 कहां पर हुआ? वेयर कर्नाटका डिफीटेड मेघालय टू विन द टाइटल आफ्टर 54 इयर्स। जहां पे कर्नाटका ने मेघालय को हराया 54 इयर्स के बाद टाइटल लिया। ठीक, अब आपको एक चीज देखनी है यहाँ पे, अगर आपको पता है इनके नाम तो आपको पता होगा कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ये है फुटबॉल से संबंधित। ठीक, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है यूनिकली। संतोष ट्रॉफी एक डोमेस्टिक स्पोर्ट की तरीके से, डोमेस्टिक ट्रॉफी की तरीके से यूज होता है, लेकिन अगर यूनिकली वर्ड आया है तो ये बात कर रहा है कुछ अलग तरीके की या अलग अनोखे ढंग की। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये कहीं बाहर हुआ होगा। ऑप्शंस को देख के भी हमें पता चल रहा है कि बाहर हुआ है। अब इसमें बात करते हैं 2022-23। 22-23 की अगर आप बात करें तो आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया वर्ल्ड लेवल पर स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा मनी इन्वेस्ट करता है। स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा मनी इन्वेस्ट कौन करता है? सऊदी अरेबिया। इन सारे ऑप्शंस में से आपको सऊदी अरेबिया की सिर्फ एक ही जगह दिखेगी, वो है रियाद। ठीक है, जो इसकी एक कैपिटल सिटी में से काउंट होती है। और रियाद ही इसका सही आंसर हो जाएगा। रियाद में भी अगर कौन सा स्टेडियम की बात करें तो किंग फैद इंटरनेशनल स्टेडियम के नाम से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements best captures the essence of Landscapes of Loss, the story of an Indian drought by कविता अय्यर। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। A study on droughts, human and ecological impacts in India, यानी कि भारत में सूखे के मानवीय और पारिस्थितिक प्रभावों का अध्ययन। दूसरे में दे रखा है अ फिक्शनल स्टोरी अबाउट अ फैमिली इन अ ड्रॉट हिट एरिया, सूखा प्रभावित क्षेत्र के एक परिवार को काल्पनिक कहानी। तीसरा स्टोरी दे रखी है इसमें अ हिस्ट्री ऑफ मॉनसून पैटर्न्स एंड एंशियंट एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में मॉनसून पैटर्न और प्राचीन कृषि का इतिहास। चौथा दे रखा है अ कॉलोनियल एरा पॉलिसी एनालिसिस ऑफ वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन का औपनिवेशिक युग की नीति विश्लेषण। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कविता अय्यर द्वारा लिखित लैंडस्केप ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्रॉट के सार पर अच्छी तरह दर्शाता है? ठीक है, सूट होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? अब देखिए, सवाल जब आप देखोगे तो आपको इसमें कीवर्ड ढूंढने हैं। सबसे पहले आपको कीवर्ड मिला लैंडस्केप, आपको कीवर्ड मिला लॉस, आपको कीवर्ड मिला इंडियन ड्रॉट। ठीक है, और एक मेन कीवर्ड मिला आपको द स्टोरी। द स्टोरी, एक बात ध्यान रखेंगे कि जो नॉन फिक्शनल बुक्स होती हैं वो हमेशा स्टोरी ऑफ से शुरू होती हैं। किससे? स्टोरी ऑफ से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा, फिक्शनल स्टोरी नहीं है ये, स्टोरी ऑफ से शुरू हुआ है, यानी कि नॉन फिक्शनल बुक है। ठीक है, और एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया हमारा। अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन ना भी देखते तो भी हमें पता चल जाता। क्यों? लैंडस्केप का मतलब हो गया इकोलॉजिकल, यानी कि पर्यावरण से संबंधित। लॉस का मतलब हो गया ये ह्यूमन इम्पैक्ट डाल रहा है। ओके, लॉस, ह्यूमन, लैंडस्केप, ड्रॉट और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ये सारे कीवर्ड्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। स्टडी, ड्रॉट, ह्यूमन, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड इंडिया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के कीवर्ड्स हमेशा मैच होते हैं ऑप्शन के कीवर्ड से, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी बता देती हूँ, ऑप्शन 2 तो गलत हो गया, नॉन फिक्शनल बुक है क्योंकि स्टोरी ऑफ से शुरू हुई है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है मॉनसून पैटर्न्स एंड एंशियंट एग्रीकल्चर इन इंडिया। क्वेश्चन में कीवर्ड्स हैं आपके लैंडस्केप ऑफ लॉस। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको? ऑप्शन में दे दिया एंशियंट एग्रीकल्चर। ये एक बहुत पुराना और स्पेसिफिक टॉपिक हो गया, इस पे ड्रॉट का कोई संबंध नहीं बनता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। लास्ट है कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल एरा की बात ही नहीं हो रही है, तो करंट की बात कर रहे हैं, है ना, स्टोरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसने पुराना एंशियंट टाइप का कोई कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं की, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, consider the following statements about the glacial landforms. Hanging valleys are often found opening into main glacial valleys at higher elevation. Next है, spurs of such hanging valleys are frequently truncated into triangular facets. ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम तीनों मेथड से यूज कर सकते हैं, अप्लाई हो सकता है ये तीनों पे। कैसे? अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताती हूँ। जब भी आप एक्सट्रीम वर्ड्स देखें तो आप ऑप्शन को गलत कर दें, स्टेटमेंट को गलत कर दें। एक्सट्रीम वर्ड्स कौन से होते हैं?
एकदम यस वाले, एकदम नो वाले, ठीक है। ओनली वाले ऑप्शन हटा दो, जहां पे भी जिस भी स्टेटमेंट में ओनली लिखा होगा 99.9% वो स्टेटमेंट गलत होती है, ठीक है। अब 0.1 के लिए तो आप देख लेना, ओनली वाले हटा दो, मोस्ट वाले हटा दो, बिल्कुल जो 100% श्योरिटी दे रहे हैं एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उन्हें एलिमिनेट कर दो सबसे पहले। यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नॉन एक्सट्रीम वर्ड्स दिख रहे हैं, यानी कि ऑफन, अक्सर यूज होता है, फ्रीक्वेंटली, है ना। तो ये नॉन एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, इसलिए मॉडरेट वर्ड्स की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हायर होती है स्टेटमेंट्स में सही होने की, ये बात ध्यान रखना। ऑफन, फ्रीक्वेंटली ये 50% की पॉसिबिलिटी दे रहा है, 100% की नहीं दे रहा, इसलिए ये सही है। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ क्रिएट नहीं कर रहा एक्सट्रीम वर्ड्स को यूज करके, तो ये सही हो गई, यानी कि बोथ आना चाहिए इसका। और एक दो तरीके और बताती हूँ आपको। सेंस अगर आप लगाओ कीवर्ड्स के हिसाब से, आपको कीवर्ड दिखेगा यहाँ पे हैंगिंग वैलीज, हैंगिंग वैलीज और हायर एलिवेशन। हैंगिंग वैलीज यानी कि घाटी जो है वो लटकी हुई है, हैंग कर रही है, ठीक है। अगर आप, मैं आपको बोलूं कि कोई चीज लटक रही है जमीन पे, क्या आप मानोगे? जमीन पे कोई चीज कैसे लटक सकती है? थोड़ा सा बेतुकी बात हो गई, लेकिन कोई भी चीज लटकेगी तो वो ऊंचाई से लटकेगी, ऊंचाई पे होगी तब वो लटकेगी, इसलिए हायर एलिवेशन मतलब ऊंचाई, हैंगिंग वैलीज मतलब लटक रही है वो वैले, हैंग कर रही है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गई। दूसरा, स्पोर्स ऑफ सच हैंगिंग वैलीज आर फ्रीक्वेंटली ट्रंकेटेड इनटू ट्रायंगुलर फैसेट्स। ट्रंकेटेड मतलब होता है कटना, ठीक है। मेन ग्लेशियर जब मूविंग आगे बढ़ता है तो रास्ते में आने वाले जो रिजेस होते हैं, स्पर्स होते हैं, उनको काटता हुआ चलता है, ट्रंकेट करता हुआ चलता है, जिससे जो ट्रायंगुलर शेप्ड होती है वो ट्रायंगुलर हो जाती है, ठीक है, यानी कि जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर हो जाती है। तो ये वाला भी सही हो गया। अब दोनों, बोथ वाला सही हो गया आपका, ये भी सही और ये भी सही। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताएं हम आपको, तो आप एक चीज और समझिए, जो मेन ग्लेशियर होता है वो ज्यादा गहरा, डीप वैले बनाता है, लेकिन जो छोटा ग्लेशियर होता है वो कम गहरे वैलीज बनाता है। जब बर्फ पिघलती है तो छोटी वैली बड़ी वैली के ऊपर, ऊपर की तरफ खुलती है, जिससे क्या होता है, हैंगिंग पोजीशन आ जाती है, वो लटक जाती है, इसी को बोलते हैं हैंगिंग वैली। लेकिन जो ऑप्शन आपका टू है, स्टेटमेंट टू है, ग्लेशियर सीधा रास्ता बनाता है यू शेप्ड वैली में। कैसी शेप में? यू शेप्ड वैली में। इसलिए जो पहाड़ के कोने होते हैं जिसे स्पर्स बोलते हैं, वो बीच में आते हैं, उन्हें काट दिया जाता है, ट्रंकेट कर दिया जाता है, जिससे वो शेप कैसी हो जाती है, ट्रायंगुलर फैसेट्स शेप हो जाती है, ठीक है। ये तीनों आपकी चीजें बता दी मैंने, आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी बता दिया, आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजी भी बता दी। इसी के साथ नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्रू एस्केप सिस्टम CES ऑन इसरोज ह्यूमन रेटेड LVM-3 रॉकेट, ठीक है। अब इसके, ये सवाल बहुत इजी सवाल है, मैंने आपको बताया जब भी आप जीएस के क्वेश्चन देखोगे उसमें कीवर्ड उठाने हैं आपको। कीवर्ड क्या है इसका मेन? क्रू एस्केप सिस्टम। एस्केप सिस्टम, एस्केप जो वर्ड है ये किससे बता रहा है? इसका मतलब या तो हो सकता है जान बचाना, या तो हो सकता है भागना। एस्केप का मतलब तो यही होता है, भागना या जान बचाना। रॉकेट लॉन्च के वक्त अगर कोई घटना हो जाती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो एस्ट्रोनॉट्स क्रू को बचाने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसको बोलते हैं क्रू एस्केप सिस्टम। नाम से आपको पता चल रहा है ना, एस्केप करना, बचाना। तो और बचाने से संबंधित जो कीवर्ड्स हैं मेन, किस ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको? इजेक्ट करना, सेफ्टी, इमरजेंसीज, ये तीनों क्या एस्केप से मिलते जुलते कीवर्ड्स नहीं है? क्या उसके रेफरेंस में ये सपोर्ट नहीं कर रहे उसको? बिल्कुल कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन आपका टू सही हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी बताते हैं हम आपको। ऑप्शन वन कह रहे हैं टू गाइड द क्रू मॉड्यूल। आप एक बात बताइए, ऑर्बिट में गाइड करने का काम रॉकेट प्रपल्जन का होता है या फिर एस्केप सिस्टम का होता है? रॉकेट प्रपल्जन का होता है, ठीक। थर्ड ऑप्शन है आपका डॉकिंग सिस्टम से रिलेटेड। डॉकिंग एक बिल्कुल अलग मैन्यूवर है जिसके लिए डॉकिंग मैकेनिज्म यूज होता है, ना कि एस्केप सिस्टम। फोर्थ ऑप्शन है थर्मल शील्डिंग। एटमॉस्फेरिक री एंट्री के वक्त बचाव के लिए हीट शील्ड होती है, ना कि कोई एस्केप सिस्टम होता है। नाम से भी आपको उसके काम का पता अक्सर चल जाता है, जैसे एस्केप से हमें पता चल रहा है कि वो भागने की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी में हम भागते हैं, घर में आग लग जाएगी तो आप बैठे नहीं रहोगे, आप भाग जाओगे, ठीक है। इमरजेंसी के दौरान आपने क्या किया, एस्केप कर लिया वहां से। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जस्टिस संजीव खन्ना इज आर ट्रू? ही इज द फर्स्ट, he is the 51st Chief Justice of India. He succeeded Justice D.Y. Chandrachud. He served as CJI from 2023। इस क्वेश्चन का सीधा आंसर ये है कि भाई जो डीवाई चंद्रचूड़ थे वो 2024 के अंत तक थे। नवंबर 2024 में हमारे संजीव खन्ना ने कार्यकाल संभाला है, तो 2023 से हमारे सीजेआई संजीव खन्ना है,
ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट 3 को काट दो, 3 कटा, 3 कटा, 3 कटा, कौन सा बचा? ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर पार्ट ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी 2000। इसमें आपको देखिए नेशन के पर्सपेक्टिव में कोई सवाल होता है तो हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट चूज करनी है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, सही बात है। ठीक है, हमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी चाहिए 14 साल तक के बच्चों को, पॉजिटिव है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें बोल रहा है इंक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट। आप एक बात बताइए, क्या इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी ये बोलती है कि फर्टिलिटी रेट बढ़ाइए? नहीं, यहीं पे स्टेटमेंट गलत हो गई। तो स्टेटमेंट 2 जिसमें भी है वो ऑप्शन हटा दीजिए, 1 कट गया और फोर्थ वाला ऑप्शन कट गया। बाकी दो ऑप्शंस को देखना है अब आपको। पॉजिटिव की बात की, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो 30 पर 1000 लिव बर्थ, तो ये भी सही है, पॉजिटिव ही है, हम रिड्यूस कर रहे हैं। प्रोमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए जो मैरिज है उसको हम डिले करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं कि लड़कियों की शादी देर से करवाइए, तो ये भी अच्छी बात है। तो हमारा 1, 3, 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच पाथवे इन सेलुलर रेस्पिरेशन जनरेट द मोस्ट एटीपी। इस सवाल में बोल दिया आपको मोस्ट एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि एटीपी कौन बनाता है? ये बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कौन सा पाथवे है। आप एक बात बताइए, ऑप्शंस देखिए, इसमें किसी में साइकिल दे रखा है, किसी में ग्लाइकोलिसिस दे रखा है, किसी में फर्मेंटेशन दे रखा है, लेकिन मोस्ट एटीपी बनाने की बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट चेन वर्ड दिखाई दे रहा है, कीवर्ड देखना है बस, ट्रांसपोर्ट चेन, चेन हम बोलते हैं जब ज्यादा चीजें होती है उसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सबसे सुटेबल ऑप्शन है आपके हिसाब से। बाकी जो ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, फर्मेंटेशन है, ये तीनों में 2 एटीपी बनाते हैं। फर्मेंटेशन एक सिचुएशन हो गई, ऑक्सीजन वाला इमरजेंसी प्रोसेस है ये। ठीक है, बिना ऑक्सीजन वाला, सॉरी, फर्मेंटेशन बिना ऑक्सीजन वाला इमरजेंसी प्रोसेस है जिसमें 2 एटीपी बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस में भी 2 बनते हैं, क्रेब साइकिल में भी 2 बनते हैं। क्रेब साइकिल क्या है? फूड को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग 2022, सेकंड स्टेटमेंट है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ट, थर्ड स्टेटमेंट है फर्स्ट सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग। आप एक बात बताइए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पहले पास हुआ होगा, पहली जोनल काउंसिल मीटिंग ये भी पहले हुई होगी, सबसे रिसेंट स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट वाली। तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। 3 एलिमिनेट हो गया, 4 एलिमिनेट हो गया। अब एक बात देखते हैं, जोन्स किससे निकलेंगे? जब स्टेट बनेंगी उसके बाद ही तो जोन निकलेंगे, उसके बाद ही जोन की मीटिंग हो सकती है। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पहले पास हुआ, उसके बाद पहली सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग हुई, उसके बाद ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग 2022 हुई। ये बात ध्यान रखेंगे। कैसे? हमें नहीं पता था कुछ भी, लेकिन हमने क्या किया, सेंस के हिसाब से बनाया इसको। ठीक है, अब आप कॉन्सेप्ट भी सुन लीजिए। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये आपका आया 1956 में। कब पास किया गया था? 1956 में। इसके बाद जोनल काउंसिल फॉर्म हुई 1956 के एक्ट के बाद ही, इसी के बाद, उसके बाद ये आपकी जोनल मीटिंग 2022 वाली। नेक्स्ट देखेंगे, which of the following most accurately describes the legal character of the right to property under article 300A of the Indian Constitution। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार के कानूनी चरित्र का सबसे सटीक वर्णन करता है, एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है? ऑप्शंस देखते हैं एक बार। ऑप्शंस में क्या है? ये फंडामेंटल राइट है, आपको याद होना चाहिए कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया है। लीगल राइट का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये हमें किस ऑप्शन में मिला? ये हमें ऑप्शन 3 में मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट। ठीक है, 300A यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से शिफ्ट करके लीगल राइट बना दिया गया। किसमें? 300A। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर अ रिजिड बॉडी the angular velocity of any particle about a given axis of rotation is। ऑप्शंस दे रखे हैं, proportional to its distance from the axis, सेकंड ऑप्शन है the same for all particles, थर्ड ऑप्शन है inversely proportional to its distance from the axis, फोर्थ ऑप्शन है always zero। यानी कि किसी दृढ़ पिंड के लिए किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के परित किसी कण का कोणीय वेग क्या है? ठीक है,
हिंदी में तो थोड़ा कम समझ में आया होगा आपको। अब हम लैंग्वेज से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये सवाल। इसके भी हम क्या उठाएंगे, कीवर्ड्स उठाएंगे। इसमें बोला है रिजिड बॉडी और एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, रिजिड बॉडी और एंगुलर वेलोसिटी की बात समझते हैं। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर सारे पार्टिकल्स जो हैं वो फिक्स पोजीशन पे हैं, यानी कि जब भी आपकी पूरी बॉडी घूमेगी तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम टाइम पे बराबर एंगल से घूमेंगे, रोटेट होंगे। ठीक, एक रिवॉल्विंग स्टेज से समझते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। रिवॉल्विंग स्टेज है, एक स्टेज घूम रही है पूरी, आप चाहे सेंटर पे बैठे हो चाहे आप एज पे बैठे हो, आप जितनी बार भी घूमेंगे आपको सेम टाइम लगेगा। ठीक है, आपके टाइम में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑलवेज जीरो, बिल्कुल गलत हो गया। जब बॉडी रोटेट कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकती है। ठीक, ऑप्शन वन देखो, प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, या फिर ऑप्शन थ्री देख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। दोनों ही बातें गलत हैं। डिस्टेंस पर हमेशा लीनियर वेलोसिटी डिपेंड करती है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं। ठीक है, इसलिए ये दोनों कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। जब हमारा टाइम सेम लगेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। नेक्स्ट देखते हैं। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए प्लेसेस एम्फेसिस on the use of technology to ensure the authenticity of evidence. This is particularly relevant for भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है। ये विशेष रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए प्रासंगिक है। अब आपको ऑप्शंस के हिसाब से बताना है। जब इसने क्वेश्चन में ही बोल दिया डिजिटल एविडेंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी बोल दिया इसने, ऑथेंटिसिटी ऑफ एविडेंस की बात कर रहा है। बीएससी के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करता है। ऑप्शन देखिए, फिजिकल एग्जिबिट नो, हैंड रिटन डायरीज नो, ओरल कन्फेशंस नो। द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन वाला। द वन नेशन वन राशन कार्ड एंश्योर्स पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड खाद्यान्न की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। क्योंकि रीजन वाले क्वेश्चंस जब भी आप आएंगे, आपके लिए आएंगे, तो आप क्या करेंगे, उसको बिकॉज लगा के या फिर क्योंकि लगा के पढ़ेंगे। क्योंकि इट यूजेस आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यह आधार सक्षम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करता है। सही बात लग रही है नहीं लग रही। वन नेशन वन राशन कार्ड बनाया गया ताकि वो इंश्योर कर सके फूड ग्रेन्स की पोर्टेबिलिटी को, क्योंकि आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूज होता है उसमें। ठीक, इसलिए दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। ए एंड आर दोनों ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट देखते हैं। चेरो, चेरो द बैम्बू डांस परफॉर्म्ड यूजिंग क्रॉस बैम्बू स्टिक्स इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। ये मैं आपको पहले भी लास्ट वीडियो में भी बोला था। डांस ऑफ फेस्टिवल्स, अगर आप कंफ्यूज होते हैं, आपके रह जाते हैं, आपको समझ नहीं आते, तो आप सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे डांस या फिर फेस्टिवल, जिसकी भी आपको नीड होगी। चलो आपको हमारी लिस्ट में मिल जाएगा। ये हमने जो भी फेस्टिवल जो भी डांस याद करवाए हुए हैं वो एक ट्रिक से याद करवाए हुए हैं ताकि आपको इजीली एक बार में अच्छे से याद हो जाए। और 99% आपको ये हर क्वेश्चन में देखने को, हर सेट में देखने को मिलता है सवाल इसका, या तो डांस का या तो फेस्टिवल का। ठीक है, तो मोस्ट वांटेड टॉपिक की तरीके से आता है आपका, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलो डांस कहाँ का होता है, मिजोरम का। मजे से च्यू किया हमने, बैम्बू को मजे से च्यू किया, मजे से मिजोरम, च्यू से चेरो, बैम्बू से बैम्बू डांस। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द की फैक्टर असेस्ड इन द ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025, यानी कि ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025 में मूल्यांकन किए जाने वाला प्रमुख कारक क्या है। ठीक है, ऑप्शन दे रखी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दूसरा कल्चरल इन्फ्लुएंस, तीसरा डिफेंस बजट, चौथा हेल्थ केयर स्पेंडिंग। ऑप्शन, ये क्वेश्चन में आपको बोला है मिलिट्री स्ट्रेंथ, आपने क्या किया, कीवर्ड पकड़ा फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ। ऑप्शंस में देखिए क्या ये किससे संबंधित है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से नो, कल्चरल इन्फ्लुएंस से नो, हेल्थ केयर स्पेंडिंग से नो। द राइट आंसर इज डिफेंस बजट। फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ किससे संबंधित है, डिफेंस बजट से संबंधित है। ठीक है, तो कीवर्ड्स का बहुत मेजर रोल होता है, बस आप समझना सीखिए। आपको एक नजरिया देने की जरूरत है, जो हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर एक सेट में आपको कुछ नई चीजें बता सकें जो आपको एक नया वे दें सोचने का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का सही वर्णन करता है। पहला, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज,
केंद्रीय सरकारी एजेंसीज के स्वामित्व और संचालन में। सेकंड, ऑपरेटेड सोलली फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, केवल निर्यात प्रयोजनों के लिए संचालित। तीसरा, ओन्ड बाय वर्कर्स और सप्लायर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी कि लाभ और हानि को साझा करने वाले श्रमिकों या आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व में। चौथा, मेंटेन्ड बाय फॉरेन कंपनीज विद इंडियन पार्टनरशिप, भारतीय साझेदारी के साथ विदेशी कंपनियों द्वारा अनुरक्षित। आप एक बात बताइए, कॉर्पोरेट वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट वर्ड का मतलब होता है आपस में मिलकर काम करना। कॉर्पोरेट वर्ड का मतलब होता है आपस में मिलकर काम करना। क्या पहली स्टेटमेंट में आपको ऐसा कोई भी बात लग रही है जिसमें हम आपस में बात कर रहे हैं? ओन्ड की बात करें, ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, गलत हो गया भाई, कॉर्पोरेट के संदर्भ में नहीं है। सोनली फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, नो। बट ऑप्शन 3 बात कर रहा है भाई वर्कर्स और सप्लायर्स की मिलकर काम करने की बात को, शेयर करने की प्रॉफिट और लॉस को। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉपरेटिव सेक्टर्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एजुकेशन इज नाउ प्लेस्ड अंडर विच लिस्ट आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट, यानी कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के बाद शिक्षा को अब किस सूची में रखा गया है? आप इसको सिंपल इजी वे में समझ सकते हैं। जब भी आपसे लिस्ट का क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ ये सोचिए कि उस पर लॉ कौन बनाता है। एजुकेशन पे यूनियन मिनिस्ट्री भी लॉ बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी लॉ बनाती हैं। आपने यूनियन यूनिवर्सिटीज भी देखी हैं, लेकिन आपने स्टेट बोर्ड्स भी देखे हैं, तो इस पे दोनों लॉ बनाते हैं, इसलिए ये कंकरेंट का पार्ट हो जाएगा। किसका? कंकरेंट लिस्ट का पार्ट हो गया, जिसपे दोनों लॉ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What is the main objective of the National Framework for Climate Services launched in 2024? यानी कि 2024 में शुरू किए गए जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचे का मुख्य उद्देश्य क्या है? To set emission trading targets. Second, to regulate groundwater quality. Third, to deliver sector-specific climate information services. Fourth, to mandate carbon offsetting in the private sector. कीवर्ड पकड़ना है। क्लाइमेट सर्विसेज ऑप्शन में क्या है? क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। हो गया ना सही आंसर आपका? कितना टाइम लगा आपको? क्या आपको इसमें कुछ भी दिमाग लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा। बस आपको ये ढूंढना है एग्जामिनर ने आपको क्या चीज दी है ढूंढने के लिए, इसमें उसको सोचना है, आपको नजरिया ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्गन इज प्रोड्यूस्ड इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि भूपटल पर आर्गन का उत्पादन किसके माध्यम से होता है? अगर आपको ये सवाल नहीं भी पता ना, तो भी आप इसके ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो इजीली। ऑप्शन दे रखा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का आर्गन से क्या लेना देना है? ठीक है, फोटोसिंथेसिस का यूज तो प्लांट्स करते हैं अपने खाना बनाने के लिए, कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया। फिर तीसरा दे रखी है, चौथा दे रखा है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज आउटर स्पेस से आती हैं और ऊपर एटमोस्फेयर पर एक्ट करती हैं। इसका अर्थ क्रस्ट यानी कि जमीन के अंदर से क्या लेना देना है? ये भी गलत हो गया। वॉल्केनोज, वॉल्केनोज गैस को क्रस्ट से एटमॉस्फेयर में रिलीज करती हैं, जमीन के अंदर आर्गन प्रोड्यूस या मार्क नहीं करती, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन क्या बचा? डीके ऑफ K40 यानी कि पोटेशियम 40। दूसरे तरीके से भी समझिए, आर्गन एक नोबल गैस है। ठीक है, आर्गन एक नोबल गैस है और कोई भी नोबल गैस बायोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं बनती। ठीक है, वो क्या करती है? वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं क्रस्ट के अंदर, उसके थ्रू बनती है। ठीक, तो डिके होता है पोटेशियम का, उसके बाद वो बनती है, इसलिए बोल रखा है डिके ऑफ पोटेशियम 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होती है? जो लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए, जिनके लिए लोग कोर्ट्स में जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं होते, ध्यान रखेंगे, इनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, ये स्टेट्स के लिए होते हैं, वेलफेयर के लिए। अब ऑप्शन देखते हैं, बोथ आर जस्टिसेबल, नो, मैंने अभी बताया आपको। डीपीएसपी ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स, नो, फंडामेंटल राइट्स को कोई भी ओवरराइड नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल एंड डीपीएसपी आर नॉट। ये तो सही आ गया जो मैंने आपको बताया भाई। डीपीएसपीज आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स आर ऑप्शनल। ऐसे कैसे हो सकता है? फंडामेंटल राइट्स ऑप्शनल कैसे हो सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स जो है आपके, आपके लिए हैं, आपके हित में, जस्टिसेबल है। नहीं पूरे होते हैं, आप कोर्ट में जाइए। ठीक है, डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसी के साथ आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। ठीक, इसी से रिलेटेड मैंने आपको पार्ट 1 भी डाला है, उसको भी देखेंगे।